डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग वेदांत पुस्तक में संकलित फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, सिल्वर वेडिंग। उसके उस पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे यशोधर पंत और उनके परिवार में क्या क्या परेशानियां हैं उनके संबंधों को लेकर के। दूसरी चीज, जो यशोधर पंत हैं वो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति हैं और आज की नई पीढ़ी कैसे अपनी पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले बुजुर्गों के साथ, पेरेंट्स के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। स्टूडेंट्स, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, जूझना, मेहनत करना, परिश्रम करना, संघर्ष करना। बहुत सारे पर्याय हैं, तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। इस पार्ट में हमें ये बताया गया है कि कैसे जो लेखक है उसके मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा है, लेकिन उसकी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो उसके विपरीत हैं। उसके पिता नहीं चाहते कि वो पढ़े क्योंकि उससे उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। वो रखमाबाई के यहाँ पर पढ़े रहते हैं और छोटे बच्चे को 5वीं क्लास में ही उसकी पढ़ाई छुड़वा कर खेतों में पानी देने के लिए या खेतों के कामों में लगा देते हैं। तो ये जो जूझ है पाठ, ये तीव्र इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की ओर संकेत करता है कि कैसे कैसे जो लेखक हैं वो अपने लिए रास्ता बनाते हैं। उसकी माँ जो कंडे थापती है और अपना परिवार किसी तरह से चलाती है, वो अपनी माँ को बार बार वहाँ से पानी भर भर के बाल्टियों में ला ला करके, दौड़ दौड़ के ला ला करके देता रहता है। और उसकी जो माँ है वो उसके लिए दुखी होती है, परेशान होती है कि जो बच्चे की उम्र पढ़ने की है वो खेतों में काम में लग रहा है। लेकिन जो रास्ता भी बच्चा ही बताता है माँ को। उसकी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, पढ़ने के लिए इतनी लगन है कि वो अपनी माँ को रास्ता भी खुद ही बताता है कि कैसे कैसे हमें करना होगा। तो वो अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है कि तेरा बापू नहीं मानेगा, वो तो जंगली सुअर की तरह से काटने के लिए दौड़ता है, दहाड़ता है और तुझे खेतों में काम करने के लिए छोड़ दिया है। वैसे भी जो कोल्हू का काम उसके पिता करते थे, तो सबसे पहले कोल्हू में जो ईख आती थी उसमें रस कम होता है, कम निकलता है, लेकिन उसके पिता बाजार में सबसे पहले उसका गुड़ बना करके बेचने के लिए चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उससे उनको सबसे पहले वो मिल जाते थे और पैसे मिल जाते थे और उनका काम निमट जाता था। अब बाकी बचा खेतों का काम, तो उसमें वो अपने छोटे से बच्चे को लगा देते थे। लेकिन आनंद यादव की बहुत इच्छा थी कि कैसे मैं पढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो वो अपनी माँ को किसी तरह से तैयार करता है और राव सरकार जो है, तो उनकी यहाँ देसाई सरकार या राव सरकार जो है, तो कहता है कि किसी तरह से उनके यहाँ पर चलें और पिता वहाँ जाए तो पिता को समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, क्योंकि पिता के ऊपर उनका बहुत असर है। तो माँ कहती है ठीक है, किसी तरह माँ भी तैयार हो जाती है। तो लेखक के शिक्षा में, उसकी जूझ में, उसके संघर्ष में कौन कौन उसका सहयोग करता है? उसकी माँ, देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक उसके संघर्ष में उसका सहयोग करते हैं। फिर वो जो बच्चा है कैसे आगे बढ़ता है? उसके जो टीचर हैं मराठी के सोदलगेकर जी, वो कक्षा में वो क्या करते हैं, वो रचनाएं सुनाते हैं, अपनी कविताएं रच रच करके सुनाते हैं और उन कविताओं से वो बच्चा जो है बहुत सीखने की कुछ कोशिश करता है और वो जा करके अपनी लिखी हुई कविताएं उनको पढ़ाता है। वो कविताएं भी किस समय लिखता है? जब वो ढोर चलाता है खेतों में, जब वो खेतों में पानी लगाता है, वो सारी कविताएं भी बीच बीच में उसी समय लिखता है और बड़ा ही प्रफुल्लित होकर के अपने शिक्षक को दिखाता है। मराठी के जो
कवि हैं, जो लेखक हैं सोदलगेकर जी, वो उनको रात को दिखाने के लिए भी पहुंच जाता है अपनी कविताएं। वो देखते हैं, उसको छंद, शुद्ध लय, शुद्ध लेखन, अलंकारों के बारे में सारा ज्ञान देते हैं कि कैसे कविता बनानी चाहिए। इसके बारे में वो सारी बातें उसको बताते हैं, कैसे छंदबद्ध कविता बनानी चाहिए। फिर वो जो बच्चा है कैसे राव जी सरकार के यहाँ पर पहुँचता है। उसकी माँ कहती है, जब उसके पिता आते हैं कि तुम्हें राव जी सरकार ने बुलाया है, तो पिता सम्मान की बात समझ करके वहाँ पहुँच जाता है। फिर उनका पहले से ही माँ बेटे का तय रहता है कि पहले पिता जाएगा, उसके कुछ पल बाद ही तू चला जाना, भोजन कर लो इस बहाने से। जब वो वहाँ पहुँचता है, पहले ही जाकर के दोनों माँ बेटे राव सरकार को सारी बातें बता करके आ गए थे कि रखमाबाई के यहाँ पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, बच्चे की पढ़ाई छुड़ा के उसे घर में बैठा लिए। तो बच्चा जो है वहाँ पहुँचता है तो राव जी सरकार तो पहले से तैयार थे, उन्हें उसके पिता से चिढ़ हो गई थी कि कैसा व्यवहार कर रहा है अपने परिवार के साथ। तो वो उस समय पर वहाँ जाता है बच्चा बुलाने के लिए। तो उससे पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। कहता है, बच्चा बता देता है कि मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी खेतों में पानी लगाने के लिए। तो उससे पिता पूछते हैं उसके पिता से, क्या ये बात सही है? तो वो हाँ कह देता है, लेकिन बच्चे के ऊपर झूठे आरोप लगाता है कि ये जुआ खेलता है, सिनेमा देखता है और कंडे बेच बेच करके पैसे बनाता है, इसलिए इसको मैंने खेतों के काम पे लगा दिया। तो वो बच्चे से पूछता है, आगे तेरी पढ़ने की इच्छा है? तो बच्चा हाँ कह देता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो पिता मना करते हैं कि क्या करेगा ये स्कूल जाकर, लेकिन राव जी सरकार उसको डांट देते हैं और कहते हैं इसको स्कूल भेजो। पिता एक बात पे तैयार होता है कि ये स्कूल से आने के बाद सीधा खेतों में काम करेगा। बच्चा खेतों में पानी भी लगाता है, स्कूल जाता है। आगे विद्यालय का जो जीवन है, वहाँ जब वो 5वीं क्लास में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो वहाँ उसे सारे नए चेहरे मिलते हैं, नए बच्चे मिलते हैं। सब उसकी मजाक बनाते हैं और वो एक तरफ बैठता है। फिर बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। बच्चे कहीं कहीं धोती खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो माँ से कह करके बच्चों जैसे ही अपने लिए वेशभूषा बनवा लेता है, ड्रेस बनवा लेता है, मंगवा लेता है। कैसे एक एक समस्या को छोटा सा बच्चा सॉल्व कर रहा है। ये इस पाठ से बहुत बड़ी शिक्षा लेने की आवश्यकता है आज की नई पीढ़ी को कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। यदि हम चाहें तो हम अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं, खुद अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। और ये इस पाठ के माध्यम से हमें ये भी कि आज हम देखते हैं समाज में, न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है कि ये बच्चा जो था एक रिक्शा चालक का, एक टैक्सी ड्राइवर का, एक साधारण किसान का बच्चा IAS ऑफिसर बन गया, IPS ऑफिसर बन गया, बिना किसी उसको सहयोग मिले, इतनी गरीबी में पढ़ने के बाद भी। तो ये पाठ भी वैसा ही पाठ है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम उस चीज से आगे बढ़ सकते हैं जब हम चाहेंगे कि हाँ हमें ये काम करना है, तो हम कर गुजरते हैं। ये इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। तो जैसे जैसे बच्चा का कई बार वहाँ से पढ़ाई से मन उठा, क्योंकि उसके जो बच्चे थे उसकी मजाक बनाते थे, लेकिन कक्षा में एक बच्चा था वसंत पाटिल, उसके पास उसने बैठना शुरू किया। वो पढ़ने में होशियार था, अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था। तो अध्यापक ने उसको कक्षा का मॉनिटर बना दिया। धीरे धीरे ये जो बच्चा था आनंद यादव, जिसे उसके शिक्षक आनंदा कहकर बुलाते थे, उसने भी वसंत पाटिल का सहयोग किया और उसके साथ साथ वो भी आगे बढ़ता गया। ऐसे क्लास दर क्लास उसे शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा। शिक्षा वास्तव में क्या है। आप देखिए कि वो साधारण सा बच्चा जिसकी पढ़ाई उसके पिता ने छुड़वा दी थी, कोई उसके सहयोग के लिए नहीं, कैसे उसने अपनी मंजिलें तय की, कैसे उसने अपने लिए रास्ता बनाया, अपनी माँ को तैयार किया, फिर उन्हें रास्ता बताया कि राव देसाई सरकार के पास जाएं पिता, वही उनको नियंत्रण में कर सकते हैं, वही उनको डांट सकते हैं, समझा सकते हैं। सारा रास्ता उस बच्चे ने अपने लिए, क्योंकि मन में इतनी प्रबल इच्छा थी, कुछ करना चाहता था,
आगे बढ़ा। यही आज हम जब समाज के ऐसे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जिन बच्चों को बहुत सुख सुविधाएं मिली वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, और जिन्हें कुछ नहीं मिला, जो साधारण रिक्शा चालक के बच्चे थे या जो साधारण परिवारों से, बहुत साधारण परिवारों से आए थे, वो जीवन में कहां से कहां पहुंच गए। तो ये कहानी थी जूझ, जो आत्मकथात्मक शैली में आनंद यादव ने लिखी है और उनकी इस कहानी को बहुत पसंद भी किया है। तो बाद में स्नातकोत्तर की उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और काफी दिनों तक मराठी के वो एक कॉलेज में विभाग अध्यक्ष भी रहे। और कहां से लेके वो कहां पहुंचे, ये पाठ हमें सिखाता है। बाद में उन्हें धीरे 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 शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा और कैसे वो आगे बढ़े, ये हम इस पाठ के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। बच्चों, इस पाठ की जो शिक्षा है वो यही है कि हम भी जीवन में जो बेकार की बातें हैं उनको छोड़ते हुए अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ें जो हमारे काम आ सकता है।